किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके एविडेंसेस। ये एविडेंसेस ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्राइम कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, विक्टिम कौन था और प्रोबेबल सस्पेक्ट कौन हो सकता है। इन एविडेंसेस के ऊपर रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए जो टीम होती है उसे कहते हैं सीएसआई। सीएसआई का एक पार्ट और भी होता है जिसे कहते हैं फोरेंसिक साइंस टीम। फोरेंसिक साइंस टीम के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बाल की खाल निकालना जानते हैं। जो चीजें हमारी और आपकी आंखें नहीं देख सकती उस चीज को ये ढूंढ करके निकाल लेते हैं। इसी वजह से इनका सक्सेस रेशो जो होता है केस को सॉल्व करने का और पता लगाने का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ऑल्दो सीएसआई की टीम भी यही काम करती है लेकिन उनका काम फील्ड पे ज्यादा होता है और फोरेंसिक साइंस टीम का काम लैब में ज्यादा होता है। एविडेंसेस के नाम पे आपके और हमारे दिमाग में कुछ ही चीजें आ पाती होंगी जैसे कि ब्लड स्पॉट, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, डेब्रिस एक्सेट्रा। लेकिन फोरेंसिक साइंस की टीम ऐसी ऐसी चीजें देख लेती है और ऐसे ऐसे सबूत खोज के निकाल लेती है जो पर हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही केस का जिक्र आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। ये भी एक सच्ची घटना है। तो आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं केस डी कोड विद शोएब। ऑस्ट्रेलिया के एक बीच जिसका नाम है सिलिका, हर आम दिनों की तरह कई सारे लोग सुबह सुबह उस बीच पे सैर के लिए निकलते हैं। जैसे ही कुछ लोग बीच पे पहुंचते हैं वहां पर उनको एक झाड़ियों में और रेत के नीचे दबी हुई लाश दिखाई देती है। लोग फौरन पुलिस को फोन करते हैं और उनको बुलाते हैं। पुलिस आकर के थोड़ी जांच पड़ताल करती है और खोजबीन करने पे पता लगता है कि वो लाश एक ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट की थी। थोड़ी सी और जांच पड़ताल, खोजबीन करने के बाद और पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि एक रात पहले एक कार उस बीच पे खड़ी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस कार के नंबर ट्रेस किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि वो कार किसकी थी। पता लगता है कि वो कार वहां के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की कार थी। पुलिस उस बिजनेसमैन के घर जाती है और थोड़ी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान बिजनेसमैन का जो बिहेवियर था उससे पुलिस को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। पुलिस उस टाइम वापस आ जाती है। लेकिन अगले दिन पुलिस फिर से उसके घर जाती है सर्च वारंट लेकर के और अब की बार अपने साथ फोरेंसिक साइंस टीम को भी साथ में लेकर के जाती है। सब टीम मिल करके उस घर की बहुत ही गहन तलाशी लेती है लेकिन उनको वहां पर कोई खास सबूत मिलते नहीं है। ना ही किसी तरीके का रेजिस्टेंस, ना ही किसी तरीके का स्पॉट और ना ही किसी तरीके के और भी हथियार वगैरह। उसके बाद उनकी टीम का एक मेंबर उस बिजनेसमैन के जो है शू रैक की तरफ जाता है। शू रैक को बहुत गहनता से तलाश करने पर उसको दिखाई देता है कि उनमें से एक जोड़ी स्नीकर्स, उसके सोल के ऊपर थोड़ी सी रेत लगी हुई है। वो बहुत ही केयरफुली उस जूते को लेकर के अपने पास एज ए सैंपल प्रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद वो उसके वार्डरोब पर जाते हैं और वहां जाने के बाद उसके सूट की तलाशी लेते हैं। सूट के अंदर देखते हैं कि एक सूट के ट्राउजर के अंदर कुछ तिनके लगे होते हैं झाड़ियों के। वो सूट को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। टीम वापस जाने ही वाली होती है। उसके बाद उनके टीम के एक बंदे को दीवार पर एक मच्छर स्वैट किया हुआ जिसको मार दिया गया था उसका निशान दिखाई देता है और थोड़ा सा खून लगा हुआ दिखाई देता है। जाने अनजाने में वो टीम का मेंबर जो होता है वो एक गीले टिश्यू से लेकर के उस खून का थोड़ा सा सैंपल अपने साथ ले लेता है और यही एक क्लू इस केस के अंदर आगे चल करके एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर बन जाता है। अब ये सारे एविडेंसेस लेने के बाद टीम वापस आ जाती है और ये सारे सैंपल्स को लैब में भेज देती है एनालिसिस के लिए और रिसर्च के लिए। उस स्नीकर के जो सोल पे रेत का सैंपल मिला था उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है बीच के सैंड के साथ में जो कि एग्जैक्टली मैच कर जाता है। उसके बाद में उसके ट्राउजर पे जो छोटे छोटे तिनके मिले थे झाड़ियों के वो भी एग्जैक्टली मैच करते हैं उस बीच की लाश के ऊपर पड़ी हुई झाड़ियों के साथ में। इतने में उस मरे हुए मच्छर का खून जो लिया गया था उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है और वो डीएनए एग्जैक्टली मैच करता है उस ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट के डीएनए के साथ में। इन सारे सबूतों को लेकर के पुलिस उस बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लेती है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन ये सारे सबूत कहीं से कहीं तक ये साबित नहीं कर रहे थे कि उस बिजनेसमैन ने उस ट्रांसजेंडर वुमेन का कत्ल किया था। और कोर्ट के अंदर भी बिजनेसमैन और उसका वकील यही बात दोहराते हैं और गुनाह को नकारते रहते हैं। लेकिन फोरेंसिक साइंस की टीम और प्रोसिक्यूशन की टीम मिलकर के एक ऐसी दलील देती है जिसके बाद ये पूरा का पूरा केस घूम जाता है। अब वो दलील क्या थी ये जानने से पहले आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग से और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा सबसे खतरनाक जानवर है जो हर साल इंसानों की जान ले लेता है, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आ सकती हैं। हो सकता है कि शार्क हो सकता है शेर या फिर सांप हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से कोई सा भी ऐसा जानवर नहीं है जो लिस्ट को टॉप करता है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो नाम आता है वो आता है एक मच्छर का। जी हाँ, वो मच्छर ही है जो हर साल करीब 10 लाख आदमियों की जान ले लेता है। उसके बाद नंबर आता है इंसानों का जो हर साल करीब 4 लाख से ज्यादा आदमियों को ही मार देते हैं। उसके बाद कहीं जाकर के और जानवरों के और कीड़े मकोड़ों के नाम आते हैं।
और ये डेटा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा आपको सी नेट, बिजनेस इंसाइडर और बीबीसी न्यूज़ की सोर्सेज के थ्रू ही मिला है। अब एक सवाल उठता है कि क्यों मच्छर कुछ लोगों को ज़्यादा और कुछ लोगों को कम काटते हैं? तो उसका जवाब ये है कि सारे ब्लड जो प्रोटीन्स होते हैं, वो एक से नहीं होते और मच्छरों को ये ब्लड प्रोटीन जो है वो रीड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो कि आपके जिस्म के अंदर से निकलती हुई खुशबू बता देती है। और ऐसी खुशबू दुनिया के करीब 85% आदमियों के जिस्म से निकलती है। बाकी बचे हुए 15% आदमी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मच्छरों का सबसे फेवरेट ब्लड टाइप जो होता है वो होता है टाइप ओ। उसके बाद आता है टाइप ए और फिर उसके बाद कई नंबर आता है ब्लड टाइप बी का। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह है मच्छरों के काटने की, जिसके अंदर आपने क्या पहन रखा है, आप किस तरीके से सांस लेते हैं या आपके जिस्म के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं। वैसे थोड़े सुकून की बात तो ये है कि मच्छरों के अंदर सिर्फ फीमेल मस्कीटो जो है वो काटती है, क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए होता है अंडे बच्चे देने के लिए। मेल मस्कीटो तो बेचारा फूलों का रस चूस करके ही जिंदा रह लेता है। आपको शायद पता हो कि मच्छरों की 3500 स्पीशीज हैं इस दुनिया के अंदर। सिर्फ उसके अंदर से 6% जो है वो खून पीती हैं और उसके अंदर से भी 3% जो है वो इंसानों का खून पीती हैं और बीमारियां पैदा करती हैं। बाकी की बची हुई जो परसेंटेज होती है वो जानवरों का ही खून पीती है। कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि मच्छर सिर्फ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मच्छर ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री, हर शहर के अंदर पाया जाता है और इनमें से कुछ कंट्रीज तो ऑलमोस्ट वेल डेवलप्ड है, जैसे कि साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, जर्मनी, हंगरी, यानी कि ये यूरोप तक में भी मौजूद है। अगर आपको लिस्ट पढ़नी है तो थोड़ी देर आप पॉज करके ये जगह पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर मच्छर है और कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सा प्रोग्राम इनकी रोकथाम के लिए चलाती है। अब थोड़ा सा मच्छरों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। मच्छरों के पास में दो आंखें होती हैं जिसको कंपाउंड आईज बोला जाता है। इनको कंपाउंड आईज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी दोनों आंखों में करीब 100 से ज्यादा छोटे छोटे लेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी जगह एक साथ देख सकते हैं। इन छोटे छोटे लेंसेज को ओमेटीरिया कहते हैं। ऑल्दो मच्छर सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही देख सकता है और उसको रोज या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ आउटलाइन में ही दिखाई देता है। हम इंसानों की तरह वो इमेज को एज अ होल नहीं देख पाते हैं। इनका नाइट विजन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि कम रोशनी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। इनके पास कुछ और सेंसर्स भी होते हैं जिससे कि अपने खाने का पता भी लगा सकते हैं और काफी दूर से लगा सकते हैं, जैसे कि थर्मल डिटेक्टर। ये जिस्म से निकलने वाली गर्मी को भी दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इनके पास इंफ्रारेड डिटेक्शन भी होता है। ऑल्दो मच्छर सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही देख सकते हैं, लेकिन इनके कुछ फेवरेट कलर्स भी होते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज और ब्लैक। ये कलर इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि ये ग्रीन, पर्पल, ब्लू और व्हाइट कलर को इग्नोर करते हैं। और ये शीशे यानी कि मिरर पे क्यों बैठते हैं, ये अभी तक एक अबूझ पहेली ही है। इनके पास एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसर होता है जिसे कहते हैं स्मेल। मच्छर आपके जिस्म से निकलने वाली गंध और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही दूर से डिटेक्ट कर लेता है। करीब 100 फुट दूर से ये पता लगा लेते हैं। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं जिसे एंटेना कहते हैं, उनके बीच में एक ऑर्गन होता है जिसे पैल्प्स कहते हैं। यही वो सेंसर होता है जो कि बॉडी ओडर इसका पता लगा लेता है। तो एक सवाल निकल करके आता है कि मच्छर हमेशा कान के पास में जाकर के बिन बिन क्यों करते हैं। तो उसका जवाब ये है क्योंकि इंसान अपने नाक और मुंह से सांस लेता है और सांस छोड़ता है। इंसान सांस में ऑक्सीजन लेता है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब मच्छर को सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो सर के पास ही मिलती है, इसीलिए कान के और सर के पास आसपास मंडराते रहते हैं। अब अगला सवाल ये निकल करके आता है कि इनके काटने के बाद में खुजली क्यों मचती है। तो उसका जवाब ये है कि जब भी कोई फीमेल मस्कीटो अपने माउथ ट्रम को किसी भी विक्टिम की स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, उसके माउथ ट्रम को प्रोबोसिस कहते हैं, तो वो उस ट्रम के साथ साथ एक सलाइवा भी छोड़ती है। वो सलाइवा जो काम करता है वो करता है कि आपका जो ब्लड होता है उसे थोड़ा सा और पतला कर देता है, जिससे कि वो ड्रिंकेबल हो जाए। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन फ्लूइड जाता है तो वो रिएक्ट करती है और इसी रिएक्शन की वजह से हमें खुजली मचती है। और इसी सलाइवा के थ्रू अगर कोई कंटेमिनेटेड मच्छर आपको काट लेता है तो आपको मलेरिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है और वो ये है कि जब मच्छर इतने दुख देते ही हैं इंसान को, तो इनको हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते। और बहुत ही वाजिब सवाल भी है ये। तो एक ब्रिटिश की बायोटेक फर्म है जिसने एक मेथड पेटेंट करा लिया है ब्रीड करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोस को, जिनको जीएमओ कहा जाता है। जीएमओ को वाइल्ड में रिलीज कर देती है ब्रीड करने के बाद में। उसके बाद ये जो जीएमओज होते हैं ये फीमेल मस्कीटो के साथ मेट करते हैं और जो इनके लार्वा होते हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, यानी कि उड़ भी नहीं पाते हैं। इससे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ही रिड्यूस हो जाती है। हालांकि एक बहुत ही ऑप्टिमम तरीका है
इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन का कंप्लीट वाइप आउट कर देने का। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा वरिड है, और वो सही भी है, क्योंकि ऐसा करने पर इस पूरी दुनिया का इकोसिस्टम और फूड चेन जो है वो गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि मच्छरों को जो है स्पाइडर, सैलमेंडर, फ्रॉग, फिश और बर्ड्स खाते हैं। और कुछ और साइंटिस्ट का एक डर और भी है, वो ये है कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज काटने लगे तो इनके थ्रू हो सकता है कि कुछ और ही ज्यादा खतरनाक बीमारियां भी होनी शुरू हो जाए। इसके बाद एक सवाल आता है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो सवाल ये है कि मच्छर हमेशा रात के अंदर या शाम होते ही क्यों सबसे ज्यादा बाहर निकलते हैं और हमें काटना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मच्छर जो है 100 फुट दूर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिटेक्ट कर लेता है। अब एक और नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट में डेली होता है, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि दिन के अंदर पेड़ जो होते हैं आसपास हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन शाम होते ही, या ये कहें कि सूरज ढलते ही, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से मच्छर जो है वो शाम होते ही इतने ज्यादा निकल जाते हैं तादाद के अंदर? और मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी वजह नहीं है। मच्छर शाम के टाइम इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिन के अंदर थोड़ी गर्मी और धूप रहती है, और मच्छरों को धूप बर्दाश्त नहीं है। मच्छर अपनी एनर्जी को जो है वो प्रिजर्व करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि दिन के अंदर हवा जो है वो थोड़ी सी तेज रहती है एज कम्पेयर टू रात में, और इनको उड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो वो अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं दिन में। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर मच्छर जो है वो डैम्प या अंधेरी जगह में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे नदी, नाले, उसके किनारे पे, या किसी अंधेरे कमरे में, या सीली हुई जगह के अंदर। अब वापस से आ जाते हैं अपने केस की तरफ। तो कोर्ट के अंदर फोरेंसिक टीम और प्रोसिक्यूशन टीम ने जो दलील पेश करी थी वो ये थी कि मच्छर जब भी खून पिए हुए होता है, जिसको फुल ब्लड मील भी कहा जाता है, इस सिचुएशन के अंदर मच्छर ज्यादा दूर तक उड़ ही नहीं सकता। मच्छर हद से हद 40 या एक्सेप्शनल केसेस के अंदर 400 मीटर तक ही जा सकता है। और वो खून तभी पीता है जब उसको अंडे और बच्चे देने होते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर मच्छर कभी भी अपनी जगह छोड़ के जा ही नहीं सकता। और जो बीच और बिजनेसमैन के घर की दूरी थी वो करीब 10 माइल के आसपास थी। तो ऐसा किसी भी हद में पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मच्छर ने खून बीच पे पिया हो और वो बिजनेसमैन के घर पर आ गया हो। दूसरा, उनके पास एक कॉम्बिनेशन भी था जिसके अंदर उनके पास जूते थे और उसके कपड़े थे जिसके सैंपल एग्जैक्टली मैच करे थे उस क्राइम सीन के सैंपल के साथ। ये दलील बिजनेसमैन और उसका वकील जो है वो झुटला नहीं पाते हैं, और फाइनली वो अपना गिल्ट मान लेते हैं, और उस बिजनेसमैन को इस जुर्म के लिए जेल की सजा हो जाती है। पूरे केस की स्टडी और रिसर्च करते करते मुझे एक मूवी की याद आ गई। वो मूवी थी स्टीवन स्पीलबर्ग की 1993 में आई जुरासिक पार्क। उस मूवी के अंदर दिखाया था कि हजारों लाखों साल पहले एक डायनासोर का एक मच्छर खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो एक पेड़ पे बैठता है। पेड़ पे बैठने के बाद उसमें से निकलते हुए लिक्विड में वो फ्रीज हो जाता है और दब जाता है जमीन के अंदर। हजारों लाखों साल बाद कुछ साइंटिस्ट उसको खोजते खोजते निकाल लेते हैं, और फिर वहां से उसका डीएनए निकाल करके हम लोगों के बीच में डायनासोर पैदा कर देते हैं। तो हो सकता है कि कोई सनकी सा साइंटिस्ट, ऐसे सनकी कहना नहीं चाहिए, कोई ऐसा साइंटिस्ट इस बात से कोई इंस्पिरेशन ले ले और शायद हम लोगों के बीच में कोई और एक्सटिंक्ट जानवर पैदा कर दे। इस पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री ऐसा है, एक जगह ऐसी है जहां पर एक भी मच्छर नहीं है। वो कौन सी जगह है? आप लोग गूगल या रिसर्च करके मुझे उस कंट्री या उस जगह का नाम बताएं, और वहां पर मच्छर क्यों नहीं है ये भी मुझे प्लीज कमेंट में लिख करके बताएं। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर आप किसी मच्छर को स्वैट करें तो इस केस और इस वीडियो के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। अदरवाइज नाना पाटेकर का एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है, आप देख सकते हैं। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो इसी डायलॉग और मैसेज के साथ हमारी आज की वीडियो पूरी होती है। मैं अपने अगले केस के अंदर आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आदाब।